Good morning, everyone. Today we are going to talk about a very important issue that affects all of us: water pollution. Water is essential for life, but due to various human activities, it is getting polluted at an alarming rate. Let's understand how this pollution happens and what we can do to prevent it. अगर कुछ बच्चे इंग्लिश को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उनके लिए मैं हिंदी में बता दूं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं: जल प्रदूषण। पानी हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है, लेकिन कई मानव गतिविधियों के कारण यह तेजी से प्रदूषित भी हो रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह प्रदूषण कैसे होता है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Water pollution refers to the contamination of water. We all know that. And contamination of water means water bodies like rivers, lakes, oceans, and groundwater due to harmful substances and pollutants. These contaminants come from various sources such as industrial discharge, agricultural runoff, and domestic sewage, and also improper waste disposal. Water pollution not only affects the health of ecosystems but also poses serious risks to human health by making water unsafe for drinking. Not only for drinking but also for agriculture and recreational purposes. Understanding the causes and impacts of water pollution is therefore crucial for developing strategies to protect water resources and ensure sustainable use. यही होता है और यही होना चाहिए। और बीइंग ए केमिकल इंजीनियर हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर ये वर्ल्ड बगैर केमिकल के सरवाइव नहीं हो पा रहा है और न कभी हो पाएगा, तो बीइंग ए केमिकल इंजीनियर अगर हमारा ये हक है कि हम जगत को केमिकल्स दे बना के, तो बनाते समय कम से कम पोल्यूशन मेंटेन रखा जाए या फिर पोल्यूशन को हटाया ही जाए, फिर चाहे वो किस भी तरह का पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी हम इंजीनियरों की होती है। अब चूंकि हम केमिकल इंजीनियर हैं तो हम केमिकल इंजीनियर के बारे में ही बोलेंगे। वैसे तो जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर इंसान की, हर नागरिक की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन में। मेरा नाम है अतुल सावले और एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। We'll begin by looking at the sources of water pollution, like industrial waste, agricultural runoff, and household waste. Then we will talk about the types of pollutants and how they impact our environment. हम शुरुआत करेंगे यह देखकर कि जल प्रदूषण के स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला कचरा, जिसको हम औद्योगिक कचरा इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट और घरेलू कचरा यानी कि वेस्ट। इसके बाद हम प्रदूषकों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और वे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। प्रभाव क्या डालेंगे? दुष्परिणाम ही करते हैं, बुरा ही प्रभाव डालते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में हम क्या पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ना चाहिए। पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट। द फर्स्ट
source of water pollution is industrial waste. आमतौर पर फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करती है कुछ ऐसे पदार्थ सब्सटेंसेस कि जो हमारे लिए, जगत के हर सृष्टि के लिए हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं, धोखादायक होते हैं। देखते हैं कि फैक्ट्रीज डिस्चार्ज क्या कर रही है। हैजार्डस केमिकल्स जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और इसलिए उनको हार्मफुल केमिकल्स कहा जाता है। दे आर फ्रिक्वेंटली नोन एज हार्मफुल केमिकल्स। उसके बाद कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो। आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, लेड होता है और मर्क्यूरी होता है। हेवी मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। और इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ढेर सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंडस्ट्रीज या फिर अन्य कोई भी एक्टिविटी जो इन जैसे सब्सटेंसेस से रिलेटेड हो, छोड़ी जाती है वाटर में, वाटर बॉडीज में। किस प्रकार की वाटर बॉडीज होती है? इस प्रकार की वाटर बॉडीज होती है, कुल मिला के 8 प्रकार की आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। और होता क्या है फिर, इन सबको इसमें डिस्चार्ज करने के बाद एक सीवियर वाटर पोल्यूशन होता है। आप देख रहे हो, एक्चुअली पिक्चर जो आप देख रहे हो उनमें कुछ मजदूर काम कर रहे हैं इस वाटर की धारा में जो भी प्रदूषित करने वाले सब्सटेंस है उनको सेग्रीगेट करने के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो वाटर बॉडीज में हम वाटर को प्रदूषित करने वाले सब्सटेंसेस डालते हैं वो सीवियर वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं और वो सीवियर वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद सोर्स नंबर 2 आता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एक मिनट, देखते हैं कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ में से कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए कारणीभूत होते हैं। लेट अस सी। कुछ चीजें यानी कि कुछ मटेरियल्स, केमिकल्स एग्रीकल्चर में यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है, ये आमतौर पे किसानों के बच्चों को पता होता है, या फिर जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने किसानों की दिनचर्या को, उनकी लाइफ को बहुत नज़दीकी से देखा है, पढ़ा है, सुना है, उनके बारे में उनको भी पता हो सकती है। और जिनको नहीं है पता कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे सारे स्टूडेंट्स को कि वो इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर ले, पढ़ के, देख के, कहीं से भी। तो एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें होती है वो आमतौर पर कुछ फर्टिलाइजर्स होती है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसको हम नत्र बोलते हैं, पोटेशियम यानी कि पोटैश बोलते हैं उसको, और फॉस्फोरस होता है। तो NPK ये मेन घटक होते हैं फर्टिलाइजर जिनसे बनता है। अब ऐसा नहीं है कि इनको जब खेती में यूज किया जाए तभी वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, नहीं। जहाँ से इनके बनने की शुरुआत होती है वहाँ से लेके ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर अन्य कोई भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जिसको लैंड पोल्यूशन भी बोलते हैं, और वाटर पोल्यूशन, सबके लिए कारणीभूत होते हैं किसी न किसी प्रकार से। जहाँ से इनके बनने की शुरुआत होती है तब से लेके खेती में यूज होने तक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, यह भी एक ऐसी
चीज़ है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ होती है। बगैर इसके यूज़ के खेती में उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और हर्बिसाइड्स भी, जो कि आमतौर पर छोटे छोटे पौधे या फिर फूलों पे यूज़ होता है। तो कुल मिला के इनका जो यूज़ है एग्रीकल्चर में, वो कुछ वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है जैसे कि लेक्स और रिवर्स, और अंत में इसका परिणाम जो है वो ये होता है कि न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो जाता है। जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ और पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर कुछ एक्वेटिक लाइफ होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं। अगर ये पोल्यूट हो जाते हैं तो इनके भरोसे पे जो मानव जात है वो भी अफेक्ट हो जाती है। उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जो कि हम कर ही रहे हैं आजकल। और अलगल ब्लूम भी हो जाता है। अब कई वाटर बॉडीज में आपने देखा होगा कि एक परत सी छा जाती है, ग्रीन कलर की परत सी छा जाती है। मैं कुछ वनस्पतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जो इस चित्र में देख पा रहे हो, इस चित्र में जो ये हरी हरी परत जो है, जो कि एक दूध पर क्रीम की तरह जैसे हमें एक परत दिखती है प्रेसिपिटेट, उस ही के तरह इस इस ग्रीन कलर की एक परत छा जाती है वाटर बॉडीज के सरफेसेस पे, वो अलगल ब्लूम होता है। इसके होने के कारण ये होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वहां तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती, और जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो है वो केवल सूर्य के प्रकाश ही नहीं, इनफ मात्रा में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व नहीं हो पाती सरफेस पर, और उसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाता है, धोखे में आ जाता है। अगर वो धोखे में आ जाए तो मान लो कि देखिए, ये सृष्टि जो बनी होती है ये इकोसिस्टम से बनी हुई है, जो हमने पहले चैप्टर में देखा इकोसिस्टम में कि एक कड़ी भी अगर मुश्किल का सामना कर रही होती है तो उसका असर पूरी श्रृंखला पर यानी कि पूरे सिस्टम पर पड़ जाती है। यानी कि जिस श्रृंखला का भाग हम हैं, जिस चेन का भाग, जिस इकोसिस्टम का भाग वही ह्यूमन बीइंग है, हम पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। आगे देखेंगे। सोर्स नंबर 3 जो कि है म्यूनिसिपल सीवेज। इसके बारे में अगर बात करी जाए तो untreated or poorly treated wastewater from households contains organic matter, pathogens and nutrients। और ये जो है ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी सोर्सेस ऑफ वाटर है उनके पोल्यूशन के लिए। जिस तरह से हमने सोर्सेस 1 और सोर्सेस 2 की बात की है, उसी तरह से इनके बारे में भी वो सारी बातें लागू होती है, फिर चाहे वो म्यूनिसिपल सीवेज हो या फिर कोई अन्य सोर्सेज भी। उसी तरह से अगर सोर्स 4 की बात की जाए तो वो है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग ऑपरेशंस ऑफन रिलीज सल्फर कंपाउंड्स and heavy metals like arsenic and lead and mercury also into water, and once they enter into water bodies they contaminate it। और उसके एडवर्स इफेक्ट उनके बारे में तो हमने सब तरफ सुना है, देखा है, पढ़ा भी है। सोर्सेस 5 ऑयल स्पिलेजेस होते हैं कहीं कहीं से, बड़ी बड़ी शिप में से होती है। समंदर के किनारे किनारे या फिर नदियों के किनारे जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, उनमें से कभी कभी ऑयल का स्पिलेजेस होता है, जो कि कारणीभूत होता है कि उनके करीब से जो नदियाँ बह रही है या फिर जो भी सी शोर है वो उसको गंदा कर देती है, पोल्यूट कर देती है। तो leaks from ships, refineries, and offshore drilling contaminate oceans and freshwater bodies with
ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो बहुत डेंजरस होते हैं, उनमें से कुछ तो कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर के लिए कारणीभूत होते हैं। और उसी तरह से सोर्स नंबर 6 है। अब इनकी पीपीटी जो है मैंने डिटेल में आपसे साझा यानी कि शेयर नहीं की है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं की है। जिस तरह से मैंने पहले 3 सोर्सेस के बारे में कहा है, उसी तरह से सोर्स नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट से ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बारे में डिटेल में आप पढ़े, कुछ फोटोग्राफ से पढ़े, कुछ वीडियोस से पढ़े। आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स या फिर कुछ वीडियोस डाउनलोड करके या फिर उनके बारे में लिटरेचर डाउनलोड करके उसको रेफर करके पढ़ सकते हैं। और अर्बन रन ऑफ, runoff from cities containing chemicals from vehicles, construction sites, and impervious surfaces can significantly degrade water quality। ये जो भी बातें मैंने इन सोर्स नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में कही है, मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उनके बारे में थोड़ा पढ़ ले, चाहे इंटरनेट से पढ़ ले या फिर टेक्स्ट बुक में हो तो टेक्स्ट बुक्स में से या फिर रेफरेंस बुक्स में से पढ़ ले। तो ये सारी बातें जो है वो सोर्सेस के बारे में हुई। अब इन वाटर पोल्यूटेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है टर्बिडिटी। देखिए, ये सारे जो सोर्सेस है, यहाँ से आने वाली जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल से, केमिकल से, वो वाटर को पोल्यूट कर देती है, लेकिन उस पोल्यूशन को नापने की ज़रूरत होती है कि किस हद तक पोल्यूशन हुआ है। उसका कैरेक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और कैरेक्टराइजेशन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जाता है। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर है टर्बिडिटी। हम पढ़ेंगे टर्बिडिटी के बारे में। डेफिनेशन: द क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखिए, किसी भी वाटर में अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हो तो वो हेजी बन जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, उसमें कुछ मैला मैला सा मैलापन आ जाता है। उस मैलेपन को ही बोलते हैं टर्बिडिटी। द क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखिए, क्लियर वाटर तो आप जानते हैं कि बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप किसी कांच के ग्लास में उसको ले लें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स ऐड करते हैं, या देखिए, हम खुद होके तो उसमें ऐड नहीं करते हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जिनसे जाने अनजाने में वो उसमें आ जाती है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर ऐसे क्लीन वाटर में पड़ जाए, आ जाए कहीं से, तो वो इस तरह से दिखेगा, यानी कि टर्बिड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और आप क्लियरली देख पाओगे कि दोनों में क्या फर्क है, पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, है ना। इसका मेजरमेंट जो है वो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स के रूप में, यानी कि उस स्केल पर किया जाता है। ये जो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स होते हैं, इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि अगर स्केल से हम रूलर जो होती है उससे हम किसी भी लेंथ को नापते हैं, तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया लेंथ का, जिसको हम सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर में नापते हैं, उसका वो यूनिट होता है। उसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है रूलर, स्केल। इसी तरह से नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स यानी कि एनटीयू को नापने के लिए एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं नेफेलोमीटर, जो चित्र में आप देख रहे हो। देखिए, एनटीयू यानी कि नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, जैसे पीएच होती है या फिर लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसी तरह से ये एनटीयू होता है। कुछ बहुत ज़्यादा टर्बिड अगर वाटर है या फिर कोई सैंपल है तो उसकी एनटीयू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा टर्बिड उतना ज़्यादा उसका एनटीयू। अब आप देख रहे हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ सैंपल्स आपके सामने रखे हैं। पहला कुछ 200 के करीब है, उसके बाद में 100, फिर ब्ला 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 कम होते होते वो आ गया है
10 पर। तो NTU जो होता है वो यूनिट होता है टर्बिडिटी नापने के लिए। ये देखिए, ये सारे यूनिट्स जो है वो हमने आपके सामने रखे। इसका इफेक्ट क्या होता है, टर्बिडिटी का इफेक्ट क्या होता है? हाई टर्बिडिटी कैन ब्लॉक लाइट, reduce photosynthesis and affect aquatic life। ये देखिए, वो सबसे पहले तो लाइट को ब्लॉक कर देती है। जो लाइट वाटर सरफेस, कोई भी वाटर बॉडी अगर हो तो उसके सरफेस से गुजर कर थोड़ा अंदर चली जाए, ये ज़रूरी होता है। तभी उसके अंदर का जो एक्वेटिक लाइफ है, जो सूर्य प्रकाश या फिर सूर्य की रोशनी से अगर वो रिलेटेड है तो वो नेचुरली अफेक्ट तो करेगा ही। इसके बाद में वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जिसके तहत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स which prepare their food by their own through the process of photosynthesis, that is being affected very adversely because of this pollution. And if the water is very turbid, the sunlight cannot penetrate into the bulk of the water through the surface, and ultimately जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ वाटर में बनने होते वो बनेंगे नहीं, और अगर वो बनेंगे नहीं तो पेड़ों की जो जड़ें वो उनको एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर वो उनको एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी तो जो मिनरल्स ज़रूरी होते हैं खाना बनाने के लिए, प्लांट का खाना जो वो खुद बनाते हैं बाय यूजिंग क्लोरोफिल, अगर वो खाना बनाने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो अपना खाना सिंथेसिस नहीं कर पाएगी। और अगर पेड़ अगर खाना नहीं खा पाएंगे तो वो बचेगी नहीं, अगर वो बचेगी नहीं तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो टर्बिडिटी भी बहुत घातक है, जो कि वाटर पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेस जो 6 सोर्सेस हमने देखे उनसे आते हैं, उनके कारण होती है। उसके बाद में अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। जिन एक्वेटिक लाइफ को सूर्य की रोशनी ज़रूरी होती है, सूर्य प्रकाश ज़रूरी होता है, वो तो इसका बड़ा इस टर्बिडिटी का तो बड़ा उसको नुकसान हो जाता है। मान लो कि अगर हमें सूर्य प्रकाश नहीं मिला धरती पर तो हमारा क्या हाल हो जाएगा, बस उसी तरह का हाल इस एक्वेटिक लाइफ का होता ही है। अगर कुछ एबनॉर्मल घटना घटती है, कुछ एबनॉर्मलिटी अगर हमारी दिनचर्या में आ जाए तो उसका तो बुरा असर होगा ही। पीएच, a measure of how acidic or alkaline the water is on a scale of 0। ये देखिए, पीएच स्केल पर एसिडिक पार्ट जो है वो 8 से या फिर 9 से ऊपर है, और जो अल्कलाइन पार्ट है वो फ्रॉम 0 से लेके 5 या 6 तक होता है। तो ये जो पीएच मीटर होता है, ये ये पीएच मीटर जो होता है, ये पीएच मीटर 0 से लेके 14 तक हमें पीएच को नापने की स्केल देता है। आइडियल रेंज होती है पीएच की मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो है 6.5 to 8.5। मतलब अल्कलाइन पीएच में, न्यूट्रल टू अल्कलाइन पीएच में, माइल्डली अल्कलाइन पीएच में एक्वेटिक लाइफ ही क्या, हम सारे ऑर्गेनिजम्स आराम से जी सकते हैं बगैर एनी हैजार्ड, हम जी सकते हैं फ्रॉम न्यूट्रल टू अल्कलाइन पीएच में, स्लाइटली अल्कलाइन। इस रेंज में जो पीएच होती है वो आवश्यक होती है किसी भी एक्वेटिक लाइफ के लिए। इफेक्ट्स एक्सट्रीमली हाई और लो पीएच, हाई और
देखिए हाई पीएच की रेंज हमने बोली है 9 से लेके 14 तक, और लो पीएच की रेंज हमने बोली है फ्रॉम 0 से लेके 5 तक। एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो पीएच घातक होती है, कैन बी हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ एंड वाटर, अफेक्ट वाटर केमिस्ट्री। नेचुरली अगर मोर अल्कलाइन है या फिर मोर एसिडिक है, मोर अल्कलाइन यानी कि हाई पीएच, और मोर अल्कलाइन यानी कि मोर हाई हाई पीएच मतलब मोर अल्कलाइन, और लो पीएच मतलब एसिडिक वाटर। तो चाहे जो भी हो, एसिडिक एनवायरनमेंट हो या फिर अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो, वाटर की केमिस्ट्री तो बदलनी है, क्योंकि वो रिएक्ट हो जाएगी अल्कली से और एसिड से, वाटर रिएक्ट हो जाएगा, तो ओरिजिनल केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं रहेगी।